ठीक है, रिज्वाइन हो गए सब लोग? यस मैम। तो हम इन्हीं परसेंटाइल स्कोर को जेड स्कोर्स में कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट प्रेजेंट करते हैं किसी भी टेस्ट को एनालाइज करने के लिए और उसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये नॉर्म्स हमेशा आपको टेस्ट में प्रिस्क्राइब करने होते हैं। जैसे परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइज स्कोर नॉर्म्स जो हैं, इनकी टेबल्स, स्टैंडर्डाइज टेबल्स अवेलेबल हैं। तो हम लोगों को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोग सिंपली अपने जो स्कोर्स होते हैं उनको उन स्टैंडर्डाइज स्कोर के साथ कंपेयर करके अपना एक नॉर्म तैयार कर लेते हैं कि इस टेस्ट के लिए ये नॉर्म्स चाहिए होंगे या इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हम अपने टेस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटाइल यस नॉर्म्स, मैम। स्टैंडर्डाइज स्कोर, जेड स्कोर की सबकी टेबल्स आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगी, हर बुक में मिलती हैं और लॉग टेबल्स में भी आती हैं। आपको सिर्फ यस मैम। स्कोर्स देख करके इनके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना होता है। ये थोड़ा सा इजी हो गया है, इसलिए परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्डाइज स्कोर नॉर्म्स आजकल चलन में ज्यादा हैं। ठीक है, जी। तो किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने में इन तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा वैलिडिटी और तीसरा नॉर्म्स। नॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद दो तीन टेस्ट आप लोगों के इसमें दिए हुए हैं, जैसे जी। पर्सनालिटी टेस्ट है, दूसरा है एबिलिटी टेस्ट, तीसरा है एजुकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो जी। अब पर्सनालिटी टेस्ट में हम आपको पर्सनालिटी की पूरी डेफिनेशन नहीं बताएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट जी। वो टेस्ट होते हैं जो आपके ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं। जैसे पर्सनालिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कई साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए अलग अलग ट्रेड्स बताए हैं। जैसे कैटल ने क्या बताया था? 16 पर्सनालिटी फैक्टर। कैटल का 16 पर्सनालिटी फैक्टर है। उन्होंने 16 फैक्टर्स बताए थे कि किसी भी पर्सनालिटी को बनने में, नॉर्मल बनने में ये 16 फैक्टर्स होने जरूरी हैं। इसी तरह से क्रैशमर ने किस पे बताया था? मोटे मैम पूरे क्रेशमैन। करके बताया, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बॉडी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, साइके पर। तो कई लोगों ने पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स बताए। उन ट्रेट्स को हम स्टडी करके कैसे किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि वो किस फील्ड में काम कर सकता है, ये जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले टेस्ट कहाँ यूज हुए थे? हमने पहली क्लास में बताया था सबसे पहले टेस्ट कहाँ यूज हुए थे। मैम वुल्फ ने यूज करे थे। वुल्फ ने यूज किए थे, जो उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल लैब स्टेब्लिश की थी, वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, वहां पर उन्होंने उसको यूज किया था। जी। ठीक है, यस मैम। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं? ये व्यक्ति के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं। ये आपके क्लिनिकल फॉर्म में भी यूज होते हैं और जनरल फॉर्म में भी यूज होते हैं। क्लिनिकल फॉर्म में कैसे यूज होते हैं? जैसे कि एक पर्सनालिटी टाइप बताई गई थी जिसमें न्यूरोटिक और साइकोटिक पर्सनालिटी टाइप भी कहा गया था। ध्यान है किसी को? मैम वापस रिपीट करिए प्लीज। एक पर्सनालिटी टाइप बताया गया था जिसमें पर्सनालिटी टाइप को न्यूरोटिक और साइकोटिक भी कहा गया था। जी। कहा गया था। हम्म। तो न्यूरोटिक और साइकोटिक क्या है?
ये आपके पर्सनालिटी के उस बिहेवियर को दिखाता है जो कि आपके पर्सनालिटी को एबनॉर्मलिटी की तरफ ले जाता है। जी। ठीक है, तो पर्सनालिटी हम्म। टेस्ट का निर्माण सबसे पहले 18th सेंचुरी में हुआ। इसको फ्रेनोलॉजी बोला जाता था। फ्रेनोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मालूम है? यस मैम, कपाल जो होता है हमारा, स्कल का स्टडी। स्कल का स्टडी। हम्म। तो पर्सनालिटी को पहले स्कल का स्टडी कहा गया, पर 1920s में इसके ऊपर सीरियसली काम शुरू हुआ और कुछ टेस्ट डेवलप किए गए जो कि हमारे पर्सनालिटी के कई ट्रेड्स को शो करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चलता है वो MMPI और 16PF चलता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसमें पर्सनालिटी के कई फेजेस को इन्वॉल्व किया गया है, कई फैक्टर्स को, कई ट्रेड्स को इन्वॉल्व किया करके इसको तैयार किया गया है। जो मोस्टली यूज किया जाता है वो 16PF और MMPI ही यूज होता है। पर्सनालिटी टेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहला है असेसिंग थ्योरीज। जो हमारी ये पुरानी थ्योरीज दी गई हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, इनके असेसमेंट के लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट को यूज किया जाता है कि ये कितनी सही हैं या कितनी नहीं। जब हम क्लिनिकल फील्ड में जाते हैं तो क्लिनिकल फील्ड में सबसे पहली चीज क्या होती है कि डायग्नोसिस। कि कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आया, वो अपनी कुछ समस्या बता रहा है, तो एक काउंसलर का या एक साइकेट्रिक का पहला काम क्या होता है कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डायग्नोस करना और वो राइट। प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है इसको जानना। ये जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, इसमें भी पर्सनालिटी टेस्ट का यूज किया जाता है। ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी है, कहीं वही तो ऐसी नहीं है। अगर न्यूरोटिक पर्सनालिटी होगी तो वो चीज़ों के एबनॉर्मलिटी को या जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो जल्दी अडाप्ट करेगा। उसके अंदर उस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा जल्दी आएंगे। तो डायग्नोसिस प्रोसेस में पर्सनालिटी टेस्ट को यूज करने का मेन कारण यही होता है कि हम पहले व्यक्ति की पर्सनालिटी जाने कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है जो इन समस्याओं को उसके अंदर उत्पन्न कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली, फिर उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली हम थेरेपीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। थेरेपीज कई तरह की होती हैं, कॉग्निटिव होती है, बिहेवियरल होती है, साइकोएनालिटिक होती है, कई तरह की थेरेपीज होती हैं जो क्लिनिकल यूज में आती हैं। तो व्यक्ति की पर्सनालिटी ये डिफाइन करती है कि किस तरह की थेरेपी उसको सूट करेगी। तो यहाँ पर भी पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक चीज आती है लुकिंग एट चेंजेस इन पर्सनालिटी। व्यक्ति का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो उसका ओवर्ट बिहेवियर होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये चेंजेस उस पर्सनालिटी में कैसे हो रहे हैं ये जानने के लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, जी मैम। एक हमारी बेसिक पर्सनालिटी होती है जो चेंजेबल नहीं होती, लेकिन एक हमारी बिहेवियरल टाइप होता है जो टाइम टू टाइम सिचुएशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। और कभी कभी इस चेंज का प्रभाव हमारे बेसिक पर्सनालिटी पर भी पड़ता है। तो इन चेंज को स्टडी करने के लिए भी साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टेस्ट को यूज किया जाता है।
लास्ट है स्क्रीनिंग जॉब कैंडिडेट्स, कि किस तरह के जॉब में किस तरह की पर्सनालिटी सुटेबल होगी, ये देखने के लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, यस मैम। इसमें और कुछ पूछना है? नो मैम, यूजर्स आर क्लियर। यूजर्स क्लियर हैं? क्योंकि जब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट हैं, उनको इन डिटेल पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जी। अब जैसे एक युंग का क्लासिफिकेशन था, युंग का क्या क्लासिफिकेशन था? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। यस मैम। क्लिनिकल फील्ड में हम जब भी जाते हैं डायग्नोसिस में या इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी चेक करने के लिए, तो हमें पर्सनालिटी के इस कैरेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, जो MMPI है उसमें इस तरह के कई फैक्टर्स को यूज किया गया है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और आपका साइकोटिक, न्यूरोटिक, ये जितने टाइप्स ये आते हैं इन सबको इसमें यूज किया गया है। अब पर्सनालिटी टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले एक चीज क्लियर करिए कि टेस्ट और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया है? नो मैम। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? इन्वेंट्रीज को आप एक तरह से अ टाइप ऑफ लिस्ट मान लो या एक टाइप ऑफ साइकोमेट्रिक मेथड मान लो, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी एक ट्रेट को प्रभावित करते हैं। इन्वेंट्री में जैसे हमने MMPI बताया, अब MMPI में न्यूरोटिक, साइकोटिक, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और आपका जो है एस्थेटिक टाइप, ये जितने टाइप्स हैं इन सब को इकट्ठा मेजर किया जा सकता है। और टेस्ट क्या होगा? टेस्ट आप किसी एक फैक्टर को लेकर के आप टेस्ट करते हो, जैसे आपने ले लिया एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, अगर आप सिर्फ इसका मेजर कर रहे हो तो ये टेस्ट होंगे। और अगर आप कई सारे फैक्टर्स को लेकर के एक साथ इकट्ठा करके अप्लाई करते हो तो वो इन्वेंट्रीज होंगी। इन्वेंट्रीज में ज़्यादातर सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड यूज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है। ये इन्वेंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर पर्सनालिटी के टेस्ट में ही यूज की जाती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा साइकोमेट्रिक मेथड्स यूज होते हैं। ये इन्वेंट्रीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनिफेजिक या यूनिडायमेंशनल और एक होती है मल्टीफेजिक या मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी के टेस्ट हैं उनको दो टाइप्स में बांटा गया, एक होती है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज और दूसरे होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं?
प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? मैम जिसमें कि व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करता है थ्रू सम स्टोरी राइटिंग और एक्सप्रेसिंग इट। जिसमें वो प्रोजेक्शन करता है अपने इनर सेल्फ को थ्रू द मीडियम जी। ऑफ पिक्चर्स और स्टोरीज। ठीक है। जैसे इन्वेंटरीज होती है, इन्वेंटरीज आप एजुकेटेड लोगों पर यूज कर सकते हो। ठीक है। और इन्वेंटरीज में क्या होता है कि आप जो आप उन क्वेश्चन के बारे में जो भी आप सोचते हो उसको आप सेल्फ रिपोर्ट करते हो। तो जब सेल्फ रिपोर्ट करते हो किसी चीज के बारे में तो हो सकता है उसमें आप कुछ छिपा लो। ठीक है। उसी के अगेंस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है वो आप किसी भी तरह के पॉपुलेशन पर यूज कर सकते हो। किसी भी तरह के पॉपुलेशन पे यूज करने, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, आप उसको किसी भी पॉपुलेशन पर यूज कर सकते हो। साथ ही जो उसका प्रोजेक्शन होता है वो उसका प्रोजेक्शन उस पिक्चर को या उस स्टोरी को लेकर के होता है, जिसको बाद में आप एनालाइज करते हो कि इसमें क्या थीम है या इस पिक्चर को कैसे इंटरप्रेट किया गया। और वो एनालिसिस ज्यादा रिलायबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसमें छुपा कुछ भी नहीं पाता। उसको लगता है वो सिंपली एक पिक्चर को प्रोजेक्ट कर रहा है, पर वो प्रोजेक्शन क्या होता है? वो प्रोजेक्शन उसके अपने इनर फीलिंग्स होते हैं या उसका अपना इनर ट्रेट होता है जो उस पर प्रोजेक्ट होता है। इसीलिए एक पिक्चर को डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखते हैं। तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जो कि पर्सनालिटी टेस्ट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज और दूसरा प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है। यस मैम। दूसरा है आप लोगों का एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट क्या होता है? एबिलिटी टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। तो एबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं कि व्यक्ति के अंदर किस चीज की एबिलिटी है। एबिलिटी इन द फॉर्म वर्बल एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, डेक्सटेरिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है। ये इतने सारे आपके जो फैक्टर्स हैं ये आपको की एबिलिटी को दिखाते हैं कि आप किस फील्ड में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे थ्रू योर एबिलिटीज। एबिलिटी टेस्ट मेनली कब यूज किया जाता है? एबिलिटी टेस्ट कब यूज किया जाता है? मैम जब रिक्रूटमेंट करनी होती है या पर्सनल सिलेक्शन होता है। जॉब सिलेक्शन में, पर्सनल सिलेक्शन में, डिफेंस सिलेक्शन में एबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ आजकल स्कूल्स में भी एबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं यस मैम। हाँ। ताकि बच्चों को ये गाइड किया जा सके कि वो किस फील्ड में या कौन सा सब्जेक्ट लेकर उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आजकल मैम गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी सैट सब वाली जगह सारी एबिलिटी टेस्ट को यूज किया जाता है कि आप किस चीज के काबिल हैं। जी। ठीक है। जैसे मैनुअल डेक्सटेरिटी है। मैनुअल डेक्सटेरिटी क्या शो करता है? आई थिंक लिखने डेक्सटेरिटी की। का मतलब क्या होता है? मैम it is skill of doing things I think hands के through manually.
मैनुअली मीन्स हैंड्स, आप हाथों से कितना छोटा से छोटा काम कर सकते हैं। जैसे ये जी कारीगर होते हैं जो साड़ी बुनते हैं या बुनकर होते हैं, उनमें ये डेक्सटेरिटी बहुत ज्यादा होती है। वो एक धागे को दूसरे धागे से फंसाते फंसाते काम करते जाते हैं। जी तो इस तरह की डेक्सटेरिटी अगर किसी में है तो वो किस फील्ड में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम एबिलिटी टेस्ट करते हैं तो एबिलिटी टेस्ट में इस तरह के एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है जो कि आपके परफॉर्मेंस को सुधार सके। इनमें किस किस तरह के एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं? पहले होती है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी क्या होगी? वर्बल मैम एबिलिटी किस हो, तरह हाँ, हाँ मैम किस तरह से आप स्पेल करते हैं, चीजों को प्रोनाउंसिएट करते हैं, या फिर हाउ डू यू यूज द ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स कैसी हाँ। रहती है कुछ आपकी? लोगों में इस वर्बल एबिलिटी ज्यादा होती है और राइटिंग एबिलिटी नील होती है, और कुछ लोगों में राइटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है और वर्बल एबिलिटी नहीं होती। कुछ लोग लिख करके खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग बोल करके। जी हम्म, तो ये डिसाइड हम्म करता है कि आप किस फील्ड में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वर्बल एबिलिटी नहीं है, उसको जर्नलिज्म या लॉ में भेज दिया जाए तो हम्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पर अगर राइट अगर वर्बल एबिलिटी के साथ अगर उसको इस फील्ड में डाला जाए तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर उसके अंदर सिर्फ राइटिंग एबिलिटी ज्यादा है तो उसके लिए ये फील्ड बिल्कुल भी उचित नहीं होगी, उसको किसी दूसरे फील्ड में डाला जाएगा। जैसे कि आपके क्लरिकल जॉब्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जॉब होते हैं, वहाँ बोलना कम और लिखना ज्यादा होता है, तो उनको उस फील्ड में डाला जा सकता है या उस तरह के सब्जेक्ट्स में डाला जा सकता है जो जिस पर कि उस बच्चे का या बड़े का परफॉर्मेंस अच्छा हो। सेकेंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी क्या होगी कि आप नंबर्स के साथ कितना अच्छा खेल सकते हो। आप नंबर्स के साथ कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, वो बड़े बड़े जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ओरली कर लेते हैं, और कुछ यस बच्चों मैम को अगर आप 99 + 54 दे दोगे तो वो आप कॉपी पेन लेकर के तब उसको बैठ के करेंगे। होता है। जी तो जिस बच्चे के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी है उस बच्चे को कहा जाता है कि आप मैथ्स या अकाउंटेंसी लो, और जिन बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है उनको अगर हम मैथमेटिक्स और अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स दे देंगे तो उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट भी बनाए गए जो आपके नंबर्स को चेकआउट करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिनके अंदर होती है उनके लिए बैंकिंग जॉब्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। उनको हम गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह के लाइन में जाइए जहाँ पर नंबर्स का यूज ज्यादा हो, जैसे बैंकिंग जॉब्स वगैरह हैं। ठीक है। जी उसके बाद थर्ड आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होता है? मैम जिसमें कि नंबर और वर्बल चीजें नहीं होती हैं, एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द पैटर्न कि किस लॉजिकली कैसे होना चाहिए चीजें, लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली। लॉजिकल रीजनिंग, जैसे आपको कोई एक काम दिया गया है या कोई एक प्रॉब्लम दी गई, तो कुछ लोग ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं और कुछ लोग खड़े खड़े थोड़ी देर सोचते हैं और उसको कर डालते हैं। दोनों जी में डिफरेंस है। यस मैम, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टली लोग सोच के यहाँ पर मतलब दिमाग एब्स्ट्रैक्टली में। लोग सोचते हैं, दिमाग में हम्म अपने अंदर डाल लेते हैं। तो ये हम्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट व्यक्ति के अंदर
या बच्चे के अंदर कितना लॉजिकल थिंकिंग है, इसको डिफाइन करता है। ठीक है, यस मैम। इसके द्वारा हम उसको आगे गाइड कर सकते हैं कि उसको कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, कौन सी फील्ड नहीं लेनी चाहिए, किस फील्ड में वो काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसके बाद स्पैटियल रीजनिंग टेस्ट यूज किया जाता है। ये भी आपकी एक एबिलिटी को दर्शाता है कि आप किसी भी शेप को या किसी भी डायमेंशन को आप किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे किसी के अंदर अगर स्पेशल एबिलिटी ज़्यादा हो तो हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसको क्या स्टडी करना चाहिए। आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, हम्म। इस तरह के कामों में ज़्यादा उसको प्रमोट किया जा सकता है। पांचवा आता है मैकेनिकल रीजनिंग। मैकेनिकल रीजनिंग क्या है, सिंपली आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ज़्यादा जानते हो या मशीन्स के साथ ज़्यादा अच्छे से आपका इंटरेक्शन हो, तो आप उस के अंदर उस मैकेनिकल एस्पेक्ट को लॉजिकली रीजन आउट करने की एबिलिटी है या नहीं है। जैसे आपको एक स्विच दिया जाए कि आपको ये फिक्स करना है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये पेच यहाँ लगेगा, ये पेच यहाँ लगेगा, ये पेच यहाँ लगेगा। इसका मतलब कि आपके अंदर मैकेनिकल रीजनिंग है। और अगर आप उसको देख करके सोचते रहे, पहले आपने उसको प्लग इन किया, फिर घुमाया, फिर फिराया, फिर लोकेट करते रहे कि अब इसमें पेच कहाँ डालें, तो इसका मतलब आपके अंदर मैकेनिकल रीजनिंग नहीं है। तो मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट भी इसलिए दिया जाता है ताकि आपके अंदर उसको लॉजिकली सोचने की क्षमता है या नहीं है। कुछ लोगों को ये काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो पेचकस ये उठाया, कुछ को बहुत पसंद आता है। तो ये जो आपके लॉजिकल रीजनिंग है, ये इस फील्ड में है या नहीं है, इसको देखने के लिए मैकेनिकल रीजनिंग या मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट को यूज किया जाता है। फिर होता है डेटा चेकिंग टेस्ट। डेटा चेकिंग टेस्ट क्या होते हैं? मैम ये पहली बार सुन रहे हैं डेटा चेकिंग टेस्ट। डेटा चेकिंग टेस्ट भी अ टाइम ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। बस इसमें आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है वो एक डेटा फॉर्म में होती है। डेटा फॉर्म मीन्स कि उसके अंदर कई सारे नंबर्स एक साथ आते हैं। जैसे जब हम डेटा शीट बनाते हैं तो उसमें कई तरह की न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी आज शामिल हो जाती है ना। तो डेटा चेकिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही एक बड़ा फॉर्म है जो कि अब एडप्ट किया गया जब से ये कंप्यूटर्स वगैरह ज़्यादा चलन में आ गए। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है या डेटा एनालिस्ट बनना है, तो अगर आपके अंदर डेटा चेकिंग का गुण नहीं होगा या उसको लॉजिकली थिंकिंग सोचने की क्षमता नहीं होगी, तो आप उस फील्ड में काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए डेटा चेकिंग टेस्ट बनाया गया जो कि आपकी इस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप डेटास को कैसे लॉजिकली रीजन आउट करते हो, कैसे उनको इजीली परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो कुछ टाइप्स हैं एबिलिटी टेस्ट के जिनको कि यूज किया जाता है व्यक्ति को दिशा निर्देशित करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए कि वो किस फील्ड में काम करें जिसमें वो ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। फिर आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड और एबिलिटी सेम चीज है, पर यहाँ पर आपको एजुकेशन एबिलिटी या एजुकेशन एप्टीट्यूड कहा गया। ये दोबारा टाइम आउट हो रहा है, अब हम इसको बहुत जल्दी खींच दे रहे हैं क्योंकि इसमें सेम टेस्ट यूज होंगे जो ये एबिलिटी टेस्ट में यूज हुए हैं। आजकल स्कूल्स में बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं?
मैम, जिससे कि उनकी एबिलिटी का जांच करी जा सके और उनको क्या ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट के लिए उसका पता लगाया जा सके। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उनका पता लगाया जा सके, साथ में हम उनको एक डायरेक्शन दे पाएँ कि वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जब बच्चे के पास ये डायरेक्शन होता है और उसका परफ़ॉर्मेंस सुधरता है, तो उसका उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है और वो अपनी लर्निंग को एन्जॉय करता है। अगर किसी बच्चे के अंदर न्यूमेरिक एबिलिटी नहीं है और उसको स्टैंडर्ड मैथ्स दिलवा दी गई, तो बच्चा क्या करेगा? वो पढ़ाई से भागने लगेगा। वो उस चीज़ से को कर नहीं पाएगा और करने में उसे टाइम लगेगा, तो उस चीज़ से ऊबने लगेगा और वो उस चीज़ को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। उससे भागने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसके ग्रेड्स गिरने लगेंगे और हो सकता है उसके अंदर कहीं एंग्ज़ायटी डेवलप करने लग जाए कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है? तो आजकल स्कूल्स में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए एजुकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। कई जगह स्कूल्स में आजकल कंपल्सरी कर दिया गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ठीक है? यस मैम। डीएटी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, डिफरेंशियल जी। एप्टीट्यूड टेस्ट। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादातर एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है। हुँ। उसी तरह से एमएलएटी होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है, जो ये बताता है कि इस स्टूडेंट को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या जो एक जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन चल रहा है, उसमें वो चला लेगा। हुँ। तो ये 2 तरह के टेस्ट जो हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओल्डर स्टूडेंट्स में या एडल्ट स्टूडेंट्स में डीएटी क्यों परफॉर्म किया जाता है? ताकि वो अपना जो लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं या जिस जॉब में जाना चाहते हैं, उसके लिए उनके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, ये जानने के लिए डीएटी परफॉर्म किया जाता है। या कभी-कभी बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो क्या करेंगे आगे। बीए कर लिया तो बीए के बाद अब हम क्या करेंगे? तो डीएटी के इस्तेमाल से ये बताया जा सकता है कि उसके उनके अंदर क्या करने की एबिलिटी है और उसके हिसाब से उनकी काउंसलिंग की जा सकती है कि वो आगे किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में नहीं जा सकते। तो आजकल एजुकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कूल्स में, जैसे स्कूल साइकोलॉजी एक नया विंग स्टार्ट हुआ है। हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जो पार्ट टाइमर भी हो सकता है और रेगुलर बेसिस पे भी होता है। तो उनका 2-3 काम मेन होता है। एक तो बच्चों की प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना, दूसरा उनकी एबिलिटीज़ को जज करके उनका करिकुलम सेटअप करना, उनके अकॉर्डिंगली लर्निंग प्रोग्राम्स डेवलप करना, ठीक है? ताकि बच्चे को लर्निंग में, एजुकेशन में बोर्डम ना महसूस हो और वो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके, ठीक है? इसमें भी सेम सारे टेस्ट यूज़ होते हैं। वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीज़निंग एबिलिटी है, मैकेनिकल रीज़निंग है, स्पेशियल एबिलिटी है, परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी। परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या होती है? The speed of comprehending things. द स्पीड ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स। कॉम्प्रिहेंडिंग थिंग्स का हुँ। मतलब क्या होगा कि जैसे जो बोर्ड की स्टडी हो रही है या जो हम आपको इस पे अभी ये स्लाइड्स दिखा रहे हैं, आप इनको कितनी जल्दी हुँ। लर्न कर सकते हो, विजुअलाइज़ कर सकते हो और कितनी हुँ। जल्दी आप उस पर एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हो। ये आपके उस एबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है? हुँ। तो ये कुछ यस सारे मैम। टेस्ट हैं जो स्कूल एप्टीट्यूड में यूज़ होते हैं। जी। ठीक है, अब 1-2 मिनट का टाइम बचा है, आप लोग पूछ लो कुछ पूछना हो तो, क्योंकि अब सेशन एंड होगा।
कुछ पूछना है किसी को? मैम अभी तक तो सारी चीजें इसमें क्लियर हैं। इसमें सब नथिंग क्लियर टू है, इसमें आस्क। ज्यादा कुछ था भी नहीं। जी जी। नहीं मैम, आपने जितना समझाया है उतना समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म जी करिएगा। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। मैम इसके बाद आपकी क्लास मतलब होगी कल? अब मेरा ये यूनिट तो हो गया, अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जी क्लासेस बहुत हो रही हैं, सुबह से शाम तक बैठे रह जा रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो कॉलेज की भी क्लासेस देखनी पड़ती